खुशनसीब होते हैं वे लोग जिन्हें समझ और समय एक साथ नसीब होता है, क्योंकि जिनके पास समय नहीं होता है अक्सर उनके पास समझ होती है, और जिनके पास समझ नहीं होती है उनके पास समय होता है। यह बातें ज़्यादा उन लोगों के लिए है जो इस लॉकडाउन में प्रचुर मात्रा में समय होते हुए भी अपने समझ का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। यदि आप भी इस कैटेगरी में हैं और अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं तो समझिए आप खुद को बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों, हर वीडियो से पहले इसी तरह का मोटिवेशनल सेंटेंसेस सुनने के लिए और अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमारे प्यारा सा चैनल गुड नॉलेज पर बने रहिए। और आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ना है वाहन, जिसको हम लोग परिवहन के नाम से भी जानते हैं। वाहन को समझेंगे, वाहन क्या है, वाहन शब्द का मतलब क्या होता है, और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। वाहन जो शब्द है इसका मतलब होता है बहना, किसी चीज को माने बहता है कोई चीज, उसको हम लोग कहते हैं वाहन, या किसी चीज का ढोना। वाहन का शाब्दिक अर्थ होता है। जैसे हम लोग शरीर में जो ब्लड होता है वो हर क्षण बहते रहता है, यानी शरीर में खून एक जगह से दूसरे जगह तक बहते रहता है। जो हम लोग भोजन करते हैं उससे जो ऊर्जा प्राप्त होता है, जो उसके अणु टूटते हैं, वह भोजन भी हम लोग शरीर में खून के साथ मिलकर शरीर के सभी भागों तक पहुंचते रहता है। तो इन सभी प्रक्रियाओं को हम लोग वाहन कहेंगे। आपने बहुत बार सुना होगा ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर क्या है इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब, यानी रक्त का बहाव, ठीक है, ये भी वाहन का ही एक भाग है। इसको भी हम लोग वाहन में ही अध्ययन करेंगे। और ब्लड प्रेशर क्या है, हाई लो, ये सब क्या है, इसको कैसे मापते हैं, इस वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वाहन का मतलब समझे। वाहन का मतलब होता है किसी चीज का एक जगह से दूसरे जगह बहकर जाना। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए यदि यह एक पाइप रहता, ठीक है, अगर इसमें पानी को यहाँ पर भर करके और इस साइड से गिरा दिया जाता तो हम लोग कहते कि इस पाइप में पानी का वहन हो रहा है। ठीक है, इससे क्लियर समझ में आ गया होगा। आप देखे होंगे दमकल से जो पानी पड़ता है, खेतों में सिंचाई होती है, उसमें पाइप का प्रयोग किया जाता है। तो पाइप में जो पानी बहता है एक जगह से दूसरे जगह जा रहा होता है, तो हम लोग कहेंगे कि उस पाइप में पानी का यानी जल का वहन हो रहा है। ठीक उसी प्रकार हम लोग के शरीर में जो रक्त वाहिनियां होती है, यानी जो नस होता है, उसमें रक्त का वहन होता है, यानी खून एक जगह से दूसरे जगह बहकर जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि वहन शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, यानी किसी चीज का एक जगह से बहकर दूसरी जगह जाना वहन कहलाता है। अब इस टॉपिक में हम लोग देखना है क्या क्या चीज पढ़ना है। देखिए, वाहन में हम लोग पढ़ना है मानव में वाहन। उसके बाद पढ़ना है हम लोग को इस वाहन तंत्र के कौन कौन से घटक हैं। वाहन तंत्र के घटक, यानी इस वाहन प्रक्रिया में कौन कौन से शारीरिक अंग भाग लेते हैं उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद में हम लोग को देखना है पौधों में वाहन। पौधों में वाहन, ठीक है, खास करके इन दोनों टॉपिक के बारे में देखना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मानव में वाहन। मानव यानी हम लोग खुद का एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें वाहन किस तरह से होता है। तो मानव शरीर में सबसे पहले जो वाहन होता है वो रक्त वाहिनियों में होता है। रक्त वाहिनी का मतलब होता है जिस वाहिनी में, जिस नस में खून का बहाव होता है
उसको रक्त वाहिनी कहते हैं। दो शब्द से बना है रक्त और वाहिनी, यानी खून को ढोने वाला जो पाइप है उसको हम लोग रक्त वाहिनी या अपने भाषा में हम लोग नस कहते हैं, नब्ज कहते हैं, जिसको वेनस कहते हैं। ठीक है, तो मानव शरीर में वहन की प्रक्रिया किसके द्वारा होता है? रक्त वाहिनियों के द्वारा होता है। तो मानव में दो तरह की रक्त वाहिनियां होती है। रक्त वाहिनियां ये क्या है? जिसमें रक्त एक जगह से बहकर दूसरे जगह तक जाता है, उसको हम लोग कहते हैं रक्त वाहिनियां। तो मानव शरीर में मुख्य रूप से दो रक्त वाहिनियां होती हैं। ठीक है, जिसका नाम है, एक का नाम है धमनियां और दूसरा है शिराएं। धमनियां और शिराएं, यानी दो तरह की रक्त वाहिनियां पाई जाती है मानव शरीर में। अब धमनियां क्या है और शिराएं क्या है? देखिए, हम लोग शरीर में हर वक्त जो खून बहते रहता है तो कुछ खून अशुद्ध हो जाता है। ठीक है, शारीरिक क्रिया जो होता है उसके दौरान खून जो होता है, रक्त होता है, अशुद्ध हो जाता है। तो इस अशुद्ध रक्त को ये जो शिराएं होती है वो ढोकर लाती है कहाँ तक? हृदय तक। हृदय मीन्स दिल, जिसको हम लोग विज्ञान की भाषा में हृदय कहेंगे। और वही दिल यानी हृदय जो खून शुद्ध हो जाता है, इसको इस धमनी में प्रेषित करता है, यानी धमनी में उसको प्रेशर देता है। तो धमनियां जो है शुद्ध रक्त को ढोती है। इस तरह से मानव में जो रक्त वाहिनियां हैं, मुख्य रूप से दो तरह की रक्त वाहिनियां होती है, एक धमनियां और दूसरी शिराएं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शुद्ध रक्त को ढोने वाले रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? तो धमनी या धमनियां। और अशुद्ध रक्त को ढोने वाले जो रक्त वाहिनियां हैं उनका क्या नाम है? तो शिराएं या शिरा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अभी तक हम लोग देख लिए धमनी और शिराएं क्या क्या है। तो दोनों रक्त वाहिनियों के प्रकार है। अब इन दोनों में थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस देखते हैं क्या क्या है। देखिए, सब्जेक्टिव के लिए 2 नंबर में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, धमनी और शिरा में अंतर निकालिए। तो सबसे पहले देखिए, ये जो हम लोग का हृदय होता है 4 खंडों में बांटा होता है। ठीक है, हृदय जो हम लोग 3 कोना लगभग मुट्ठी के आकार का हृदय होता है। अभी जैसे मान लिया जाए ये हृदय है, दिल आप लोग जानते हैं वही हृदय है। तो इसके 4 खंडों में विभाजित होता है। ठीक है, ऊपर के 2 खंडों को हम लोग आलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? आलिंद। और नीचे के 2 जो खंड होते हैं उसको नीलय कहते हैं। इसके बारे में हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखना अभी क्या चीज? शिराएं और धमनियां। तो जो धमनियां है, देखिए धमनियां इससे जुड़ी हुई रहती है हृदय से, और इसमें शुद्ध रक्त का बहाव होता है। किस दिशा में? हृदय से शरीर के सभी भागों में। हृदय से ये जो धमनियां हैं शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाकर देती है, पहुंचाती है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर हृदय है तो इससे ऊपर नीचे पैर में, हाथ में, सभी जगह ये धमनियां शुद्ध रक्त को ले जाकर देती है। और उसके बाद में शुद्ध रक्त का यूज करके जो भी क्रियाएं होती है, उसके फलस्वरूप जो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं अशुद्ध रक्त। तो शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त कहाँ आता है? फिर से हृदय तक पहुंचता है। तो ये जो पहुंचाती है अशुद्ध रक्त को, उसको हम लोग कहते हैं शिराएं। ये हो गई धमनियां और ये हुई शिराएं। तो इस तरह से धमनी और शिरा में हम लोग अभी 2 डिफरेंस यहाँ पर मिल रहा है। देखिए 2 अंतर मिल रहा है। एक अंतर ये है
कि धमनियां जो होती है शुद्ध रक्त को ढोती है और शिराएं जो है अशुद्ध रक्त को ढोती है। ठीक है, यानी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। दूसरा अंतर यह है कि धमनियों में रक्त का जो बहाव है वो हृदय से शरीर के सभी भागों में होता है। यानी जहाँ हृदय है वहां से शरीर के सभी भागों में इस तरह से इसमें बहाव होगा। ठीक है, जैसे हृदय से खून निकलकर शरीर के सभी भागों में पहुंचता है, जबकि शिराओं में शरीर के सभी भागों से रक्त निकल करके कहाँ जाता है, हृदय तक पहुंचता है। तो दो अंतर हम लोग मिला, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में रक्त का बहाव हृदय से शरीर के अन्य भागों तक होता है, जबकि शिराओं में रक्त का बहाव शरीर के सभी अन्य भागों से हृदय की ओर होता है। और तीसरा अंतर यह है कि जो धमनियां हैं इसकी भित्ति मोटी होती है, इसमें मोटी भित्ति होती है, इसमें पतली भित्ति होती है। देखिए, चूंकि ये हम लोग हृदय जो होता है एक पंपीय अंग है, इसमें रक्त को प्रेशर देता है, किसमें, धमनी में। तो धमनी का भित्ति यदि मोटा न हो तो हो सकता है धमनी फट जाए। ठीक है, यानी रक्त वाहिनी फट सकता है, इसलिए इसकी भित्तियां जो होती है मोटी होती है। इस तरह से हम लोग को तीन अंतर प्राप्त हुआ। एक, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। धमनियों में रक्त का बहाव हृदय से शरीर के अन्य भागों तक होता है, जबकि शिराओं में रक्त का बहाव शरीर के अन्य भागों से हृदय की ओर होता है। और तीसरा अंतर ये मिला कि धमनियों का जो भित्ति होता है मोटी होती है और शिराओं की भित्ति उसकी अपेक्षा पतली होती है। तो अभी हम लोग धमनी और शिरा में अंतर देखें। धमनी और शिरा क्या है, दो तरह की रक्त वाहिनियां हैं, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त को ढोने वाली रक्त वाहिनी। तो सबसे पहले हम लोग इसको नोट कर लेंगे, क्वेश्चन में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धमनी और शिरा में अंतर लिखें। धमनी और शिरा में अंतर लिखें। तो हम लोग यहाँ पर अंतर लिखते हैं, यहाँ लिख लेंगे कोई आंसर में, धमनी और शिरा में निम्नलिखित अंतर है, निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, एक में इधर लिख देंगे हम लोग धमनी और इधर लिखेंगे शिरा। तो सबसे पहला अंतर क्या बताया है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, लिखेंगे धमनियां शुद्ध रक्त को ढोती है। और शिरा में लिखेंगे शिराएं अशुद्ध रक्त को ढोती है। ठीक है, पहला अंतर हुआ। दो में देखते हैं, धमनियों में रक्त का बहाव, धमनियों में रक्त का बहाव हृदय से शरीर के अन्य भागों की ओर होता है। और शिरा में देखेंगे, शिराओं में रक्त का बहाव शरीर के सभी भागों से हृदय की ओर होता है। ठीक है,
और तीसरा अंतर इसको मिटाकर लिख दे रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तीसरा अंतर है धमनियों की भित्तियां मोटी होती है, शिराओं की भित्तियां कैसी होती है, पतली होती है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग देखना है हृदय के भाग के बारे में। सबसे पहले मान लिया जाए कि यह एक मानव हृदय है। ठीक है, थोड़ा सा मानव हृदय जो होता है मुट्ठी के आकार का होता है, यानी तिकोना लगभग होता है। आप लोग बुक में, एनसीईआरटी बुक में 117 पेज में देखिएगा, उसमें फिगर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे है, ये है हम लोग का हृदय। ठीक है, मान लिया जाए, यहाँ समझाने के लिए एक छोटा सा रफ फिगर है। ये हृदय है, तो हृदय कितने खंडों में बांटा होता है, 4 खंड में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से कि मानव हृदय कितने कोष्ठों में बांटा होता है, तो हम लोग का जवाब होगा 4 खंडों में, 4 कोष्ठों में, यानी मानव हृदय 4 कोष्ठों में बांटा होता है। ऊपर के 2 जो कोष्ठ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आलीन, और नीचे के 2 कोष्ठ है उसको कहेंगे नीलय। तो देखिए, फिर भी यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मानव हृदय में ऊपर के 2 कोष्ठों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, आलीन, और नीचे के 2 कोष्ठों को क्या कहते हैं, नीलय। अब इसमें जो 2 कोष्ठ है ऊपर, इसमें एक को कहते हैं, देखिए इसको कहेंगे दायां आलीन और इसको कहेंगे बायां आलीन। अब बहुत कोई इस तरह से फिगर में देखकर कहेगा ये दायां आलीन होना चाहिए, ठीक है, सर ये बायां आलीन होना चाहिए, ये दायां आलीन होना चाहिए। वैसे मान लीजिए मेरे हृदय के बारे में बात हो रही है और मेरा हृदय का फिगर यहाँ पर दिया हुआ है, तो मेरा इन फ्रंट इधर है, तो अब इसमें देखिए मेरा दायां भाग किस साइड में है, इस साइड में है। तो इस तरह से इधर वाले को हम लोग कहेंगे दायां आलीन। तो ये हुआ दायां आलीन और ये हुआ बायां आलीन। ठीक है, उसी तरह से इधर दायां नीलय है और इधर बायां नीलय है। ठीक है, तो यहाँ काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ऑब्जेक्टिव में कि मानव हृदय कितने कोष्ठों में बांटा होता है, तो 4 कोष्ठों में बांटा होता है, 1 2 3 4। ऊपर के 2 कोष्ठ को क्या कहा जाता है, तो आलीन, नीचे के 2 कोष्ठ को क्या कहा जाता है, नीलय। ऊपर के 2 कोष्ठ है उसमें दायां आलीन और बायां आलीन, नीचे के 2 कोष्ठ है उसमें दायां आलीन और बायां आलीन। इस साइड को दायां आलीन क्यों कहते हैं या दायां नीलय क्यों कहते हैं, आप लोग बता दिए घूमकर। ठीक है, तो मानव हृदय जो है मुट्ठी के आकार का एक पेशीय अंग होता है। ठीक है, एक पेशी का बना होता है। मानव हृदय किस पेशी का बना होता है, कार्डिक पेशी का। एक अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव हृदय कैसे पेशी का बना होता है, तो कार्डिक पेशी का। हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए थे कि पेशी तक 3 तरह के होते हैं, रेखित, अरेखित और कार्डिक पेशी या हृदयक पेशी। ठीक है, पढ़े थे लोग। तो वही कार्डिक पेशी का हृदय बना होता है और ये लगभग तिकोना होता है। और ये जो
हृदय होता है शरीर का पंपीय अंग है। इसका मेन काम है रक्त को धमनी में, जो रक्त वाहिनी है उसमें पंप करना, यानी कि प्रेशर देना, ताकि धमनियों में रक्त शरीर के सभी भागों तक पहुंचते रहे और जो आंतरिक क्रियाएं हैं वो होती रहे। इसका मुख्य कार्य यही है। अब देखिए, जो शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त की बात हो रही है, तो शुद्ध रक्त का मतलब हुआ ऑक्सीजनित रक्त, यानी जिसमें ऑक्सीजन हो। जिस रक्त में जो हम लोग वायु लेते हैं सांस के द्वारा, तो उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो रक्त में जब मिल जाता है तो वो रक्त हो गया शुद्ध रक्त। और शरीर के जितने भी क्रियाएं होती है, आंतरिक क्रियाओं के द्वारा जो रक्त बनता है उसको कहते हैं हम लोग अशुद्ध रक्त, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है। फिर जो आता है वो अशुद्ध रक्त कहाँ तक आता है? हृदय तक लाकर कौन देता है? शिराएं, और फिर वहां से फेफड़ा तक जाता है और उसमें क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन मिल जाता है, तो फिर वो भी शुद्ध रक्त हो जाता है। तो ये है। अब चलते हैं मानव में वहन तंत्र के घटक कौन कौन है। तो अभी मानव में वहन तंत्र के हम लोग घटक देखे कि धमनी और शिरा सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इसके बाद में मानव में वहन तंत्र के एक और घटक है जिसका नाम है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स या इसको हम लोग कहते हैं पट्टिकाणु। पट्टिकाणु, प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु ये वहन तंत्र के ही घटक है। अब देखिए ये क्या है। तो हम लोग शरीर में जो रक्त बहते रहता है, अगर किसी कारण से रक्त वाहिनी कट जाती है तो देखते हैं अगर थोड़ा सा कटी हुई है तो कुछ समय के बाद उसमें से रक्त का बहाव रुक जाता है। कैसे रुक गया? अगर मान लीजिए कि इस शरीर में पानी अगर बहते रहता, केवल पानी, ठीक है, तो अगर थोड़ा सा लीकेज हो जाता हम लोग के रक्त वाहिनी में, तो क्या कुछ देर के बाद पानी बहने के बाद में रुक जाता? पानी नहीं रुकता, हमेशा जो है बहते रहता। लेकिन हम लोग रक्त के बारे में देखते हैं, जिसे मान लीजिए किसी कारण से यहाँ पर फट गया, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें से रक्त निकलने लगता है, रक्त का स्राव होने लगता है। बट कुछ समय के बाद में धीरे धीरे रक्त का बहाव कम हो जाता है और उसके बाद में उसमें से रक्त बहना यानी रक्त निकलना बंद हो जाता है अपने आप, ठीक है। ये किसके कारण होता है? क्या हम लोग शरीर में उतना ही रक्त था कि उसके बाद में रुक गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसका सबसे मेन कारण ये है कि हम लोग के रक्त में प्लेटलेट्स होते हैं जिनको हम लोग पट्टिकाणु कहते हैं। अब ये क्या है? तो ये रक्त के ऐसे भाग होते हैं जो रक्त को थक्का बनाने का कार्य करते हैं। तो जैसे ही मान लीजिए थोड़ा सा भी सिराव होने लगा, कहीं से रिसाव होने लगा, तो उसके बाद में ये जो प्लेटलेट्स होते हैं उसमें जाकर उसके मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। क्यों? रक्त को थक्का जैसे बनने लगता है उसके द्वारा। रक्त जब थक्का बनने लगता है तो उसमें ये जा करके उसके मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं, जिसके कारण खून का बहना रुक जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक यहाँ बनता है कि निम्नलिखित में कौन रक्त के थक्का बनाने का कार्य करता है? तो हम लोग का जवाब होगा प्लेटलेट्स या पट्टिकाणु। ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। या प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त को थक्का बनाना। तो हम लोग देखे कि वहन तंत्र के घटक में आया क्या चीज? हृदय आया, और शिरा में देखे धमनी और शिरा आया, यानी रक्त वाहिनी में ये जो धमनियां होती है ना, ये जा करके शरीर के मतलब एकदम बिल्कुल लास्ट वाला भाग में एकदम पतले पतले नसों में यानी रक्त वाहिनी में बढ़ जाती है, जिसको हम लोग केशिकाएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए मांस में मतलब इंजेक्शन दिया जाता है तो कहाँ जाता है? उसी केशिकाओं में जाता है, बहुत पतली होती है। उसके बाद हम लोग देखना है रक्तदाब। रक्तदाब क्या है? जिसको हम लोग कहते हैं बीपी यानी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब। तो रक्तदाब का मतलब होता है शरीर में रक्त का प्रेशर, यानी रक्त
खून हम लोग शरीर में किस रफ्तार से बह रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं रक्तदाब। तो सामान्य तौर पर रक्तदाब जो होता है इसमें देखिए होता है प्रंकुचन, या उसको आप कहिए कि प्रंकुचन का मतलब होता है कि माने संकुचन कहिए, और एक होता है शिथिलन। ठीक है, तो प्रंकुचन दाब जो होता है 120 mm होता है, और इसका शिथिलन जो होता है 80 mm होता है। तो ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी मतलब दे दिया जाता है कि मानव में सामान्य तौर पर रक्तदाब का परिसर क्या है। तो परिसर हम लोगों का कितना होता है, प्रंकुचन कितना होता है 120 प्रकुंचन बाय 80 अनुशीतलन या शीतलन कहिए, अनुशीतलन। ठीक है, और इसको किस यंत्र से मापते हैं, रक्तदाब को जो मापा जाता है हम लोग देखते हैं एक यंत्र होता है मापने वाला। ठीक है, ब्लड प्रेशर जो मापने वाला यंत्र है उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तदाब को मापने वाला यंत्र है। तो ये हम लोगों का हुआ किस चीज के बारे में, मानव में वहन तंत्र के घटक। चलिए इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उस टॉपिक को नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए हम लोगों को देखना है पौधों में वहन। ठीक है, यानी पेड़ पौधों में किस तरह से वहन होता है इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पौधों में वहन टॉपिक से संबंधित लास्ट टॉपिक है पौधों में वहन। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पौधों में वहन का मतलब हुआ पेड़ पौधों में भी वहन क्रिया होती है। वहन का मतलब हम समझा दिए, वहन क्या है, पेड़ पौधों में भी वहन होता है, यानी इसमें भी खाद्य पदार्थ जो होते हैं एक जगह से बहकर दूसरे जगह जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये पौधा है, तो इस तरह से एक पौधा है, तो इसमें भी पदार्थ जो होते हैं बहते हैं, नीचे से ऊपर की ओर बहकर जाते हैं, या ऊपर से शरीर इसके सभी भागों में बहते रहते हैं। इसको कहा जाएगा पौधों में वहन। हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे उत्तक चैप्टर में जाइलम और फ्लोएम, आपको याद होगा। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के बारे में क्या पढ़े थे, ये दोनों ऐसे जटिल उत्तक है जो पेड़ पौधे में खाद्य पदार्थों का क्या करते हैं, वहन करते हैं। उसी टॉपिक को यहाँ देखना है। तो पेड़ पौधे में देखिए होता क्या है, जिसे मान लीजिए ये पेड़ है, तो इसके जो पेड़ के जो जड़ होता है वो मिट्टी में होता है। ठीक है, तो मिट्टी में से जल प्लस खनिज लवण को जाइलम उत्तक, कौन सा उत्तक, जाइलम उत्तक, इसकी जो जड़ होता है उससे जाइलम उत्तक जल और खनिज लवण को वह करता है और ले जाकर कहाँ तक पहुंचाता है, पत्तियों तक, पत्तियों में ले जाकर पहुंचाता है। तो पत्तियां क्या करती है, सूर्य के प्रकाश ले लेती है, ग्रहण करती है, और उसके बाद वायुमंडल से CO2 ग्रहण करती है, और इसमें क्लोरोफिल होता है। इसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण टॉपिक में पढ़े हुए थे।
तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पत्तियां अपना भोजन तैयार कर लेती है। उसके बाद तैयार भोजन को यहाँ से अब देखिए एक आता है और फ्लोएम ऊतक। फ्लोएम ऊतक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है, दोनों ऊतक, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और फ्लोएम ऊतक इस तैयार भोजन को इस पौधा के सभी भागों में, ऊपरी भाग, नीचे वाला भाग, तना भाग, जड़ तक ले जाकर पहुंचाता है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि पेड़ पौधों में भी खाद्य पदार्थों का वहन होता है, यानी खाद्य पदार्थ एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। तो इनको जो ढोने वाला ऊतक है, इसको हम लोग इस ऊतक को नाम दिया गया है फ्लोएम ऊतक, और इस ऊतक का नाम दिया गया है जाइलम ऊतक। ठीक है, और इस तरह से हम लोग को जाइलम और फ्लोएम ऊतक से संबंधित सवाल मतलब प्राप्त होता है कि पेड़ पौधों में जल तथा खनिज लवण को ढोने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, तो हम लोग जाइलम ऊतक कहते हैं। और तैयार भोजन को, पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को ढोने वाले ऊतक को क्या कहते हैं, फ्लोएम ऊतक। इस तरह से या जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, तो जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है, देखिए जाइलम एक ऐसा जटिल ऊतक है जो पेड़ पौधों में जल तथा खनिज लवण को जड़ से होते हुए यानी मिट्टी से ग्रहण करके और कहाँ तक पहुंचाता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम ऐसा जटिल ऊतक है जो पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पेड़ पौधों के सभी भागों में पहुंचाता है। दूसरा अंतर यह है कि जाइलम में पदार्थों का बहाव नीचे से ऊपर की ओर होता है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर। और इसमें यानी फ्लोएम में पदार्थों का बहाव, खाद्य पदार्थों का बहाव पेड़ पौधों के सभी भागों में होता है, यानी ऊपर भाग में, नीचे वाला भाग में, चारों तरफ होता है। इस तरह से जाइलम और फ्लोएम में भी अंतर प्राप्त हुआ। चलिए उसके बाद में इसको नोट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए। मानव हृदय कितने कोष्ठों में बांटा होता है, तो कितने कोष्ठ में पढ़े हैं, 4 कोष्ठों में। मानव हृदय किस पेशी का बना होता है, तो हृदय पेशी या कार्डिक पेशी, ये इंग्लिश वर्ड है। मानव हृदय में ऊपर के 2 कोष्ठों को क्या कहते हैं, तो ऊपर के 2 कोष्ठों को क्या कहते हैं, ऊपर के 2 कोष्ठ जो होता है, इस तरह से बोले हैं, उसको आलिंद कहा जाता है, और नीचे के दोनों कोष्ठों को नीला कहते हैं, तो आलिंद हो जाएगा। मानव हृदय में नीचे के 2 कोष्ठों को क्या कहते हैं, नीचे के 2 कोष्ठों को क्या कहते हैं, नीले। एक होता है दायां नीले और एक बायां नीले। उसी तरह ऊपर में आलिंद में भी एक दायां आलिंद और एक बायां आलिंद। नेक्स्ट है रक्त को थक्का बनाने का कार्य कौन करता है, तो रक्त को थक्का बनाने का कार्य कौन करता है, प्लेटलेट्स या पट्टिका। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए उसके बाद इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 में मछलियों का हृदय कितने कोष्ठों में बांटा होता है, तो देखिए मछलियों का हृदय केवल 2 कोष्ठों में ही बांटा होता है। ठीक है, और कुछ सरीसृप जैसे जीव है, जलस्थलचर, जैसे सांप हो गया या कछुआ, इस सब को हम लोग सरीसृप कहते हैं। तो सरीसृप का अक्सर जो सरीसृप के जंतु है उनके हृदय 3 कोष्ठों में बांटा होता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है, सरीसृप के हृदय कितने कोष्ठों में बांटा होता है, तो 3 कोष्ठों में। नेक्स्ट है सामान्य परकुंचन और अनुशीतलन दाब क्या होता है, यानी सामान्य बीपी, जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, हम लोग चेक कराते हैं, सामान्य ब्लड प्रेशर क्या है, क्या होता है, तो सामान्य ब्लड प्रेशर होता है 120 mm बाई 80 mm। ठीक है, यानी 120 परकुंचन दाब हो गया और केवल 80 अनुशीतलन दाब हो गया, तो 120 mm बाई 80 mm। नेक्स्ट है पौधों में तैयार भोजन का वहन किसके द्वारा होता है, यानी भोजन जब तैयार हो जाता है उसको कौन सा ऊतक पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है, तो फ्लोएम ऊतक। नेक्स्ट है पौधों में जल तथा खनिज का वहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम ऊतक द्वारा। ये जड़ से जल तथा खनिज लवण को ऊपर की ओर ले जाकर जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त दाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, यानी बीपी को मापने वाला जो यंत्र है उसका नाम है एस्फाइग्मोमैनोमीटर। अभी 10 क्वेश्चन आपके सामने ऑब्जेक्टिव हम रखे, 10 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए।
और इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में यानी इसी चैप्टर के बारे में, जैसे हम लोग उत्सर्जन अभी बाकी है, उसके बाद में छोटा सा टॉपिक है क्या चीज, जन्म, जिसको बाद में ले जाकर एक चैप्टर बना दिया गया है जीव विज्ञान में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए इसमें इतना ही रहने देते हैं। और यदि आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप इस बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।